जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन जो कि आपका एग्जाम 19 दिसंबर से आरंभ है, उस एग्जाम को पूरी तरीके से फिनिश करने के लिए, क्रैक करने के लिए आज की इस वीडियो में 100 टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चन देखेंगे। मेरा मानना है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक सभी सवाल देख लिए तो आपका एग्जाम साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैंने पूरी साइंस के टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस लिए हैं और करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा से पहले अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूंगा सभी सवालों को तैयार करिएगा और अपने एग्जाम को बड़ी ही आसानी से क्रैक कीजिएगा। तो एक क्लास बहुत तेजी में होगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहे कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा साथियों हर्ट्ज है, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था, बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल देखिए, कार और ऊर्जा की इकाई क्या है, यानी कि कार की भी ऊर्जा क्या है, तो मैं कहूंगा कार की भी इकाई क्या है और ऊर्जा की भी इकाई क्या है, वो सेम है। तो मैं कहूंगा जूल जो है ना, जूल ये कार की भी इकाई है और ऊर्जा की भी इकाई है। उसके बाद देखिए, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है, यानी कि जो नदी का बहता हुआ जल है, जाहिर सी बात है इसमें गति है, इसमें कोई एक तरीके स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, इसमें साथियों गति है ना, तो इसमें जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नदी के बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और जो बांध का जल होता है, बांध का, डैम का, उसमें साथियों स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब अगला सवाल देखिए, कह के तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है, तो मैं कह सकता हूं आप लोग ध्यान रखेंगे मीटर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है साथियों, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। अगला सवाल देखिए, स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहां पर गिरेगी, यात्री के हाथों में, यात्री के सामने, यात्री के पीछे, वह रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करती है, तो मैं कहूंगा वो गेंद यात्री के हाथ में ही गिरेगी, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। साथियों बड़ी ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आप देख पाएंगे, बड़ी ही टॉप लेवल के क्वेश्चन। चलिए, तो इस सवाल की अगर बात करें, घर्षण के संबंध की यहां पर बात की, मतलब घर्षण क्या होता है, तो घर्षण गति का विरोध करता है, बिल्कुल। घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता। मैं कहूंगा साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जैसे कि बात करें साथियों यहाँ पर कैरम की, कैरम पर पाउडर किस लिए डाला जाता है, ताकि घर्षण कम हो जाए, ठीक है। और घर्षण की, जैसे मान लीजिए कोई खुरदुरी रोड है तो वहां पर घर्षण अधिक होता है, तो मैं कहूंगा घर्षण गति का विरोध करता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जलयान जहाज पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक पर आधारित है, तो ये किसने दिया था साथियों, ये आर्किमिडीज की अगर बात करें, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है, तो यहां पर आपका सही जवाब जो होगा साथियों वो आवृत्ति के साथ जाएगा, यानी कि आवृत्ति जो है ना ये साथियों तारत्व को तय करती है। ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है ये तारत्व को तय करती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो ध्वनि की गति की अगर बात करें तो ये साथियों किसमें तेज होती है, लोहे में तेज होती है, यानी कि अगर यहां पर ठोस लिखा होता तो ठोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद साथियों ठोस की अगर बात करें उसके बाद द्रव हो जाएगा और उसके बाद साथियों गैस हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है, तो मैंने अभी आपको बताया ठोस, द्रव, गैस में साथियों यात्रा करती है, यानी कि गैस में यात्रा करती है, द्रव में यात्रा करती है, किसी धातु यानी कि ठोस में यात्रा करती है, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं करती है, नहीं करती है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं और अपने आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो एकदम साथियों ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जिसको पढ़ के वही आपको डायरेक्ट लगभग साथियों आपको एग्जाम में दिखे, तो इसलिए इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, नहीं साथियों आधी होनी चाहिए, ये सही हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है, तो जो आपको स्वच्छ आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है ना, ये किस वजह से दिखाई पड़ता है, प्रकाश के विवर्तन की वजह से या प्रकाश के बिखरने की वजह से, तो मैं कहूंगा साथियों देखिए प्रकाश का प्रकीर्ण भी इसको कहा जाता है, क्या
प्रकाश का बिखरना कह लो या प्रकाश का प्रकीर्णन कह लो। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आए कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ये हो जाएगा, या इसको ये कह लो प्रकाश के बिखरने की वजह से। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी था बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल देखिए, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों आर बराबर वी बटे आई होता है। क्या आर बराबर वी बटे आई होता है? तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को साथियों देखिए और फटाफट मुझे आंसर आप लोग बता दीजिए। क्या आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, कह रहे कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें से कोई वोल्टेज नहीं, बताइए। चलिए, तो मैं कहूंगा साथियों स्विच बंद होने पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली अगर बात करें स्विच ऑन होने पर परिपथ बंद हो जाता है और धारा प्रवाह होने लगती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करते हैं, यानी कि डायनेमो की अगर हम बात करते हैं तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या? डायनेमो। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर आपसे एमीटर के बारे में पूछा जाए तो ये विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, ठीक है ना। अगर गैल्वेनोमीटर के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा की जो उपस्थिति ये बताता है गैल्वेनोमीटर। और वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को चेक करता है, ये आपका वोल्ट मीटर। और अमीटर मैंने आपको बता ही दिया है, सॉरी ओम मीटर मैंने आपको बता ही दिया है। अगला सवाल देखिए, एसी को डीसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं कहूंगा रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? तो यहां पर साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे कार्य के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए। यानी कि अगर वर्क की अगर बात करें, कार्य की अगर बात करें तो कार्य कैसे चेक करेंगे साथियों? कार्य बराबर हो जाएगा आपका विभवांतर, क्या विभवांतर गुणा आवेश हो जाएगा। क्या विभवांतर और आवेश यहां पर हो जाएगा। विभवांतर कितना यहां पर है साथियों? कार्य की अगर बात करें विभवांतर यहां पर 12 वोल्ट का है, तो यहां पर 12 आ जाएगा। और आवेश की अगर बात करें साथियों 5 कूलम हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कार्य आपका कितना आ जाएगा? साफ साफ 12 पंजे 60, यानी कि कार्य आपका कितना आ जाएगा? 60 जूल आपका कार्य आ जाएगा। और 60 जूल कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर साथ इसको नोट डाउन करिएगा। तो कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां ट्रांसमीटर है और ट्रांसमिशन चैनल है और रिसीवर है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये किस स्थिति को दर्शाता है? ये कमजोर बैटरी को दर्शाता है। अगर आपको मान लो कहीं पर रोशनी ज्यादा आपको चाहिए हो तो आप एकदम क्या एक्सीलेटर खींच देते हो, ठीक है। तो ये कमजोर बैटरी का एक तरीके से संकेत है। अगला सवाल देखिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को एक दिश धारा यानी कि डीसी किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा साथियों दिष्टकारी, जिसको रेक्टिफायर कहा जाता है, इसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यानी कि अगर एसी को डीसी में बदलना हो तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा? रेक्टिफायर का, जिसको हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी का। अगला देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाएगा? तो अगर बात करते हैं साथियों संचायक सेल की, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि जो रासायनिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में जो बदला जाता है वो संचायक सेल के माध्यम से बदला जा सकता है। अब अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि सही मिलान को पहचान करिए। सही मिलान की अगर बात करें तो क्या आपका यहां पर साथियों सही जवाब हो पाएगा, बताइए। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें माइक्रोवेव ओवन की अगर बात करें, इसका आविष्कार किसने किया? पर्सी स्पेंसर ने किया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का आविष्कार की अगर बात करें तो माइकल फैराडे ने किया। किसने किया साथियों? माइकल फैराडे के द्वारा तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। बैटरी की जब हम बात करते हैं तो साथियों वोल्टा ने इसका आविष्कार किया। बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने किया, ये भी गलत हो जाएगा, ये जो मिलान लगा हुआ है। वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करते हैं तो साथियों वर्नियर, क्या इनका नाम था? पियरे वर्नियर। क्या साथियों? पियरे वर्नियर
पियरे वर्नियर ने ही किसका आविष्कार किया था? वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किया था। मैं कहूंगा ये नीचे वाले 3 तो गलत हो जाएंगे, ऊपर वाला ए सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारी जल की खोज किसके द्वारा की गई? तो मैं कहूंगा साथियों यूरे के द्वारा 1931 में भारी जल की खोज की गई थी। भारी जल को साथियों D2O के रूप में भी कहा जाता है, तो मैं कहूंगा इसका केमिकल नेम हो जाएगा D2O, रासायनिक नाम। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था मुझे बताइए? तो मैं कहूंगा एडवर्ड टेलर इनका नाम है, और एडवर्ड टेलर ने ही हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए, पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है? तो किसका घनत्व न्यूनतम होता है? मैं कहूंगा साथियों गैसीय जो होती है ना, गैसीय अवस्था, इसका घनत्व सबसे कम होता है। ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए साथियों जिम्मेदार होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर बात करें साथियों, ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ठीक है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ये सब तरह की गैस ग्रीन हाउस गैसेस के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए, जॉन डाल्टन की अगर बात करते हैं तो जॉन डाल्टन ही आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किए जाने वाले व्यक्ति हैं। यानी कि अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था, तो जॉन डाल्टन आपको बता देना है। शुष्क सेल में जो प्रयुक्त कैथोड है साथियों, वो एक तरीके से क्या है? तो मैं कहूंगा जस्ते की होती है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा हाइड्रोजन की बात चल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा तापजनक मान होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, बोर्डो मिश्रण की खोज किसके द्वारा की गई? तो बोर्डो मिश्रण की अगर बात करें तो साथियों मिलर डेट के द्वारा ही, क्या मिलर डेट के द्वारा ही बोर्डो मिश्रण की खोज की गई। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? आप लोग भी ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन है। क्या सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है साथियों? फ्लोरीन है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो अमोनिया। बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है कि हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, तो अमोनिया आपको बता देना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाली गई है? यानी कि कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? तो मैं कहूंगा अगर ब्रोमीन की अगर बात करें तो इसको साथियों समुद्र के जल से निकाला जाता है। अगला देखिए कि हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट का जो परमाणु भार होता है ना साथियों, वो इक्वल होता है, वो समान होता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, तो सीसे में और पेंसिल में कौन से तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? मैं कहूंगा साथियों किसका इस्तेमाल किया जाता है बताइए? तो कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए कि नींबू में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड पाया जाता है बताइए? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू की अगर बात करें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। लैक्टिक अम्ल की अगर बात करें, लैक्टिक एसिड की अगर बात करें तो ये किस में पाया जाता है? ये दूध में पाया जाता है। किसमें साथियों? दूध में। और मौलिक अम्ल की अगर बात करते हैं साथियों, ये सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। और टार्ट्रिक एसिड की अगर बात करें तो ये इमली में पाया जाता है। कहां पर साथियों? इमली में। तो ये चारों आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से एक सवाल आपका बन सकता है। अगला देखिए, इनमें से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा एंथ्रासाइट टाइप का जो कोयला होता है, इसमें सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे कोयले 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया और एंथ्रासाइट हो गया। 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे कोयले की उत्तम किस्म कहलाई जाती है वो एंथ्रासाइट ही साथियों कहलाई जाती है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल? पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल। अब अगला देखिए, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है? किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा कैल्शियम की बात चल रही है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है। कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? जिप्सम के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, अगला सवाल है, कहने के साथियों क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियां आदि में प्रयुक्त होता है, रासायनिक रूप से सोडियम सिलिकेट है? नहीं।
ठीक है, जर्मेनियम ऑक्साइड ये भी मैं कहूंगा साथियों जर्मेनियम ऑक्साइड तो नहीं है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यानी कि अगर सवाल आपका ये आता है तो आंसर मैंने आपको बता दिया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, खाने का सोडा, क्या खाने के सोडे का नाम बताइए मुझे साथियों। तो सोडियम, खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? चूने पत्थर की बात चल रही है, यानी कि चूना पत्थर जो है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए, एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो मैं कहूंगा बॉक्साइट की जब हम बात करते हैं तो साथियों एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? तो जो लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। ये भी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको साथियों रोट आयरन भी कहा जाता है। ये सबसे शुद्ध रूप होता है साथियों लोहे का, पिटवा लोहा इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो उसके संरक्षण के लिए मिलाया जाता है। क्या भोजन के संरक्षण के उद्देश्य से साथियों उसमें रसायन मिलाया जाता है? राइट आंसर आपका सी के साथ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? बताइए। तो मैं कहूंगा हीरा आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। क्या कि एक ये कीमती पत्थर है जो एक तत्व है और ये एक यौगिक नहीं है। चलिए अगला देखिए, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो प्राकृतिक रबर के बारे में, क्या ये एक प्राकृतिक बहुलक है? बिल्कुल साथियों, प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। कृत्रिम बहुलक नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ बहुलक कहा गया, ये भी नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक तो है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। मैं कहूंगा इसमें लोचदार गुण होते हैं और ये एक प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला कथन सही है। अगला देखिए, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जिनको अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? सेरीकल्चर की बात चल रही है। आपको मालूम होना चाहिए साथियों, रेशम के कीड़े के पालन को एक तरीके से कहीं ना कहीं सेरीकल्चर कहा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर साथियों क्या बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, और सेरीकल्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है साथियों? रेशम कीट पालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन कहा जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? क्या ऐसी चीज है साथियों? बताइए। मतलब कौन सा रोग जो होता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर, वर्णनता। मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ना साथियों, ये रोग जो है ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। यानी कि ज्यादातर पुरुषों में होता है, महिलाओं में कम तौर पर होता है। उसके बाद देखिए, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में मांस खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए या साथियों मछली खाना चाहिए? तो मैं कहूंगा चावल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा आपको मिल जाएगी चावल से। उसके बाद देखिए, हाइपोक्सीमिया क्या है? ये आपसे एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है सवाल कि हाइपोक्सीमिया क्या है। तो मैं कहूंगा रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी का समूह नहीं है? तो स्तनपायी प्राणी की अगर बात करें, कंगारू है, उसके अलावा साथियों हिप्पोपोटामस है, वेल है, लेकिन अगर बात करते साथियों स्कोलियोडोन है, तो मैं कहूंगा नहीं है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये मत्स्य वर्ग का प्राणी है। क्या साथियों? ये एक तरीके से अगर बात करें तो ये मत्स्य वर्ग का प्राणी है, ये पशु स्तनपायी प्राणी समूह नहीं है। उसके बाद देखिए, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? तो जो एक तरीके से बुक लंग्स की अगर बात करते हैं तो यही मकड़ी का श्वसन अंग है, यहीं से वो सांस लेती है। बुक्स लंग्स इसका राइट आंसर हो जाता है। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसको क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। रक्त समूह की खोज 1900 में लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, उसके बाद देखिए, कह रहे कि लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है? तो लाल रक्त दिखाई देने, यानी कि जो रक्त होता है, रक्त ये रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का अंदर का एक प्रोटीन है। ये निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो किसका वहन करता है? मैं कहूंगा ऑक्सीजन का वहन करता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाया जाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है और इस बार साथियों आरआरबी, ठीक है,
है, ठीक है ना, आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर में भी साथियों पूछा जा सकता है। साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके अलावा साथियों इस वीडियो को देखने के बाद आरआरबी टेक्नीशियन एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है ना, वो प्लेलिस्ट आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। वहां पर आप क्लिक करेंगे उस लिंक पर तो कुछ वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। मैं कहूंगा एक एक करके उन सभी वीडियोस को देखकर चले जाइएगा अपने एग्जाम को देने। चलिए अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, करके मनुष्य के उस अंग यानी कि भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, बताइए। तो वायु कोशिका है, उसके अलावा सूक्ष्म श्वास नली भी है, लेकिन केशिकास्तवक की अगर बात करें ये नहीं है, और फुफ्फुस आवरण भी है। तो मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद देखिए फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को साथियों क्या कहा जाता है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखें उसको फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो मैं चाहूंगा कि आप इसका बहुत आराम से सवालों का जवाब दे देंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो यहां पर आपका राइट आंसर न्यूरॉन के साथ जाएगा। यह सवाल भी साथियों कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो मैं कहूंगा न्यूरॉन है। उसके बाद देखिए रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो कैसा साथियों प्रतिबिंब होता है? मैं कहूंगा वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला देखिए किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है, तो किसकी बात चल रही? मैं कहूंगा साथियों 2,4-D की अगर हम बात करते हैं तो इस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से अगर बात करें तो ठीक है ना, ऑस्टियोमैलेशिया नामक एक रोग होता है जो कि विटामिन डी की कमी से हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, कौन सा नहीं है? तो मैं कहूंगा लोहा, सोडियम तो है, नाइट्रोजन नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से जाना जाता है, तो अगर विटामिन B12 की अगर बात करते हैं, विटामिन B12 की अगर बात करते हैं तो मैं कहूंगा इसका रासायनिक नाम क्या है? कोबालामिन है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों यहां पर कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो वसा में साथियों क्या पूछा जा रहा है? वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए देखिए वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, तो विटामिन ए घुलनशील है, ठीक है, विटामिन डी घुलनशील है, विटामिन ई है, और साथियों विटामिन के है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो साथियों कीड़ा है, KEDA, ठीक, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए। अब बचे कौन कौन से विटामिन जो वो जल में घुलनशील हो जाएंगे? कौन कौन से विटामिन बचे साथियों? ठीक है, तो यहां पर विटामिन बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। तो मैं कहूंगा बी और सी में से सी यहां पर लिखा हुआ है तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो मैं कहूंगा विटामिन सी नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, बताइए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या? एस्कार्बिक अम्ल होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन डी की अगर बात करें रेटिनॉल थोड़ी ना होता है साथियों, विटामिन डी का रासायनिक नाम रेटिनॉल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है साथियों? कैल्सीफेरॉल होता है। तो मैं कहूंगा कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर। उसके अलावा विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया, तो आप देखिए 70 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए यहां पर विज्ञान के, और अब यहां पर लगभग 30 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे करंट अफेयर के। कौन से साथियों? करंट अफेयर के यहां पर 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या पूछा जा रहा है? कह रहे कि किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है, तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है, तो इनका नाम है स्कॉट बेसेंट, और इनको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। उसके बाद देखिए किसने 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब जीता है, तो यह साथियों इटली देश ने जीता है। किस देश ने जीता है? इटली देश ने जीता है। उसके बाद देखिए खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, तो किसने किया
किया है, मैं कहूंगा दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, यह आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि हाल ही में किसने जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट लॉन्च की है, तो धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें, धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट को लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए कहां भारत की अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन किया गया, तो कहां पर किया गया है यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो साथियों ग्वालियर में किया गया। आपका राइट आंसर क्या होगा, ग्वालियर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए पूछा जा रहा है किस देश ने भारत को लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं, तो किसने लौटाई हैं साथियों, अमेरिका देश ने लौटाई है, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है IFFI 2024 अंतरराष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इनका नाम है आशुतोष गोवारिकर और यही IFFI 2024 अंतरराष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद देखिए किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है साथियों, संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया यानी कि UAE ने लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो यह सम्मेलन साथियों नई दिल्ली में किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन कहां पर शुरू हुआ है, तो सागर मंथन कहां पर शुरू हुआ, मैं कहूंगा नई दिल्ली में ही सागर मंथन को शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए कि किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, क्या आपका राइट आंसर होगा, जर्मनी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जर्मनी देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है। अगला देखिए किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है, तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों, तमिलनाडु की बात चल रही है, यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसके राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिए हैं, तो किसकी बात चल रही है, क्या आपका राइट आंसर होगा, नाइजीरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके किसे व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, यह आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। यहां पर आपका राइट आंसर कैरोलिन लेविट हो जाएगा, यानी कि कैरोलिन लेविट को ही व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल, एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मधुमेह के 1/4 मामले किस देश में पाए गए हैं, तो अपने देश भारत में साथियों पाए गए हैं, राइट आंसर आपका बी होता है। अगला देखिए किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो संन्यास की घोषणा किसने की है, मैं कहूंगा साथियों प्रजनेश गुणेश्वरन इनका नाम है, और प्रजनेश गुणेश्वरन ने ही साथियों भारतीय टेनिस खिलाड़ी ये हैं एक, और इन्होंने साथियों संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा, तो कौन सा करेगा साथियों, मैं कहूंगा यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, नेपाल आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आपको याद रखना है कि जो अपना नेपाल है पड़ोसी देश, ठीक है, ये भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा। उसके बाद देखिए किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो मैं कहूँगा सानिया मिर्जा को किया गया है, उसके अलावा हरभजन सिंह को भी किया गया, यानी कि आंसर आपका सी हो जाता है। अगला देखिए किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं, तो किसकी बात चल रही है साथियों, हरियाणा राज्य के ये तेज गेंदबाज हैं, अंशुल कंबोज इनका नाम है, और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। अब अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल शुरू की है, तो ये पहल साथियों किसने शुरू की है, आप से पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा यह पहल हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें नामक एक पहल का अनावरण किया है, एक पहल को शुरू किया है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, तो मैं कहूंगा ये नाइजीरिया की यात्रा पर गए हैं अभी हाल फिलहाल में ही। उसके बाद देखिए कि अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा, तो इनको कहां पर उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा, मॉरिशस में किया जाएगा। किसको, अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि हाल ही में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो साथियों ये नई दिल्ली में किया गया है उद्घाटन। किसका उद्घाटन, बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन
उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में चीन ने कहां मेगा पोर्ट का अनावरण किया है? तो साथियों मेगा पोर्ट का अनावरण जो किया है वो पेरू में किया है। कहां पर साथियों किया है? चीन ने पेरू में किया है। उसके बाद देखिए, किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो मैं कहूंगा हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार दिया गया है। वीवो ने किसे अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर होगा साथियों? सुहान खान आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वीवो ने सुहान खान को अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, गृह मंत्रालय ने कहा के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकतर क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो साथियों किसकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है? मैं कहूंगा मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गृह मंत्रालय ने मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। किसके द्वारा? पर्यावरण के अनुकूल बायोग्रेडेबल फोम बनाया गया है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, IISc बेंगलुरु की बात चल रही है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल कह रहे हैं, कहां प्रसिद्ध जौल जीबी मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया। कहां पर साथियों? जो जौल जीबी मेला लगा है ना, ये उत्तराखंड में लगा है। उसके बाद देखिए, 15 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है? तो कहां की अगर बात करें साथियों, झारखंड आप लोग यहां पर याद रखेंगे। झारखंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 15 नवंबर को झारखंड की राज्य के स्थापना दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर